कुएं के काले धुएं और उन ठंडी परछाइयों के बीच से समीर कैसे बचकर निकल आया, यह उसे खुद भी याद नहीं था। वो अपने क्वार्टर के फर्श पर ही बैठा था। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। वो लड़का सोमेश, उसके पैर ज़मीन पर नहीं थे और वो बूढ़ी औरत, उसकी खाल जैसे बरसों से गल रही हो। रामू काका ने सही कहा था, वो रास्ता मौत का दरवाज़ा है। कमरे का सन्नाटा उसे काटने को दौड़ रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि कमरे का तापमान गिर रहा है। वही बर्फ जैसी ठंडी हवा जो उसने सोमेश के साथ पगडंडी पर महसूस की थी, अब उसके बंद कमरे के अंदर बह रही थी। कौन है बाहर? समीर की नजरें दरवाजे की कुंडी पर टिक गईं। बाहर से कोई जवाब नहीं आया। समीर अपने आप को शांत करने की कोशिश करता है। समीर, शांत हो जाओ। तुम डरे हुए हो, इसलिए तुम्हें वहम हो रहा है। बाहर कोई नहीं हो सकता। गांव वाले तो शाम के बाद बाहर कदम भी नहीं रखते। इस बार समीर का वहम टूट गया। दस्तक हकीकत थी और समीर का शरीर पत्थर का हो गया। वह न चिल्ला पा रहा था, न वहां से हिल पा रहा था। अचानक बाहर से वही सोमेश की आवाज आई। साहब, आप अंदर क्यों छिप गए? मेरी माँ की दवाइयाँ तो आपकी जेब में ही रह गईं। वो बहुत तड़प रही हैं साहब, उन्हें बहुत दर्द हो रहा है। क्या आप एक बार बाहर नहीं आएंगे? सोमेश, तुम चले जाओ यहाँ से। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तुम इंसान नहीं हो। मैंने तुम्हें कुएं के पास देखा है। इंसान तो हम कल भी थे साहब, और आज भी हैं। बस फर्क इतना है कि कल हमें दर्द महसूस होता था और आज हम खुद दर्द बन गए हैं। आपने वादा किया था कि आप गांव का अंधेरा दूर करेंगे। मेरी माँ का अंधेरा कब दूर होगा? समीर ने अपनी आंखें जोर से बंद कर लीं। वह मन ही मन प्रार्थना करने लगा, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि दरवाजे की कुंडी धीरे धीरे ऊपर की ओर खिसक रही है, जैसे बाहर खड़ा सोमेश बिना हाथ लगाए उसे खोल रहा हो। नहीं, दूर रहो मुझसे। समीर उठा और दरवाजे की तरफ गया। उसने घबराकर दरवाजा खोल दिया। बाहर बरामदे में कोहरा छाया है। सोमेश वहां खड़ा है, लेकिन उसका चेहरा पहले से ज्यादा भयानक लग रहा है। साहब, आप शहर से आए हैं ना? शहर के लोग तो बहुत होशियार होते हैं। फिर आप ये क्यों नहीं समझ पा रहे कि हम मरते नहीं हैं, हम बस बदल जाते हैं। मुझे जाने दो प्लीज। मेरा क्या कसूर है? कसूर आपका नहीं है साहब, कसूर इस रोशनी का है जो हमारे घर तक कभी नहीं पहुंची। लेकिन आज रात आप हमारे साथ चलेंगे, उस खंभे के पास जहां से सब शुरू हुआ था। अचानक सोमेश का शरीर धुएं की तरह बिखरने लगा। उसकी हंसी पूरे बरामदे में गूंजने लगी, एक ऐसी हंसी जिसमें दर्द और नफरत दोनों थी। भाग लीजिए साहब, जितना भागना है भाग लीजिए, पर इस गांव की सरहदें अब आपके लिए बंद हो चुकी हैं। सुबह होने तक आप वहीं होंगे जहां हम आपको चाहते हैं। सोमेश गायब हो गया। समीर अकेला उस अंधेरे बरामदे में था। उसे एहसास हुआ कि सोमेश उसे मारना नहीं चाहता, वह उसे तड़पाना चाहता है। उसे समझ आ गया कि यहां अकेले रहना खुदकुशी के बराबर है। उसे किसी भी तरह रामू काका के पास पहुंचना होगा। वही थे जो इस गांव का राज जानते थे। समीर ने अपनी पूरी ताकत बटोरकर अंधेरी गलियों की ओर निकल पड़ा, जहां रामू काका का घर था। हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था कि सड़क के किनारे खड़े सूखे पेड़ उसे पकड़ने के लिए अपनी टहनियां फैला रहे हैं। समीर के कदम भारी थे, लेकिन डर उसे रुकने नहीं दे रहा था। गांव की गलियां जो दिन में शांत लगती थीं, अब डरावनी आवाजों से भरी हुई थीं। चलते चलते वह गांव के उस पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, जहां शाम को बुजुर्गों की टोली बैठी थी, पर अब वहां सिर्फ सन्नाटा था।
समीर रामू काका के घर के बाहर पहुंचता है। काका, रामू काका, दरवाजा खोलिए, खुदा के लिए दरवाजा खोलिए, वो मेरे पीछे है। दरवाजा खुलता है और रामू काका बाहर झांकते हैं। समीर बेटा, तुम इस वक्त और तुम्हारी ये हालत, अंदर आओ, जल्दी अंदर आओ। रामू काका ने समीर को अंदर बुला लिया और समीर फर्श पर बैठ गया और उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। काका, वो सच था, वो सोमेश, वो मर चुका है, वो रूह है काका, उसने मुझे पकड़ लिया था। वो कह रहा था कि उस खंभे को छुओ, मेरी माँ को मुक्ति दिलाओ। ये क्या हो रहा है इस गांव में? आप लोगों ने मुझसे सच क्यों छुपाया? सच कड़वा है बेटा, इतना कड़वा कि इसे निगलना मुश्किल है। मैं जानता था कि शहर की पढ़ाई तुम्हें इन बातों पर यकीन नहीं करने देगी, इसलिए मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। मुझे सब बताइए काका, सोमेश कौन था और वो हादसा क्या था? उनकी आंखों में एक अजीब सा पछतावा और डर साफ झलक रहा था। 2 साल पहले की बात है बेटा। सोमेश इस गांव का सबसे होनहार लड़का था। वो शहर जाकर पढ़ना चाहता था ताकि नीमखेड़ा में बिजली की समस्या दूर कर सके। उसकी मां को आंखों की बीमारी थी। वो चाहते थे कि बिजली आए तो उनकी मां का ऑपरेशन हो सके। उस रात बहुत भयानक तूफान आया था। वैसी बारिश नीमखेड़ा ने 100 साल में नहीं देखी थी। फिर क्या हुआ? रात के करीब 2 बज रहे थे। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। सब स्टेशन का वो मुख्य खंभा जिसे तुम कल ठीक करने जाने वाले थे, वो सीधा सोमेश के घर की छत पर जा गिरा। हाई वोल्टेज तार सोमेश के आंगन में बिछ गए। सोमेश और उसकी मां घर के अंदर फंस गए। पूरा घर नीली बिजली की लपटों से घिर गया। तो आप लोग बचाने क्यों नहीं गए? गांव के इतने लोग थे। गए थे बेटा, सब गए थे, लेकिन जैसे ही कोई करीब जाता उसे मौत का झटका लगता। सोमेश अंदर से चीख रहा था, बचा लो, मेरी मां का दम घुट रहा है, कोई तो पावर हाउस जाकर बिजली काट दो। हम सब पावर हाउस की तरफ भागे, लेकिन वहां का दरवाजा अंदर से बंद था। कर्मचारी भाग चुके थे। हम बेबस थे समीर, हम सिर्फ तमाशा देखते रहे। इसका मतलब वो दोनों मर गए? नहीं बेटा, वो जलकर नहीं मरे, वो तड़प तड़प कर मरे। पूरी रात वो करंट उस घर की दीवारों में दौड़ता रहा। सुबह जब बारिश रुकी और बिजली कटी, तब तक सोमेश और उसकी मां के शरीर कोयला बन चुके थे, लेकिन उनकी आत्माएं वहीं रह गईं। सोमेश को लगता है कि गांव वालों ने जानबूझकर उसे नहीं बचाया। उसे लगता है कि जब तक कोई और इंजीनियर उस दर्द को महसूस नहीं करेगा, उसकी मां को शांति नहीं मिलेगी। तो वो मुझे बलि चढ़ाना चाहता है? हाँ बेटा, वो चाहता है कि तुम उस खंभे को अपने हाथों से छुओ। वो चाहता है कि तुम उस बिजली को अपने अंदर सोख लो, ताकि वो घर उस कैद से आजाद हो सके। आज रात वो तुम्हारे पीछे इसीलिए आया है क्योंकि तुम उस सिस्टम का हिस्सा हो जिसने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया था। काका, मुझे यहाँ से जाना है, अभी, इसी वक्त। अभी नहीं बेटा, रात के इस पहर में नीमखेड़ा की सीमाएं सोमेश के कब्जे में होती हैं। तुम अभी बाहर कदम रखोगे तो वो तुम्हें फिर से उसी कुएं की तरफ ले जाएगा। तुम यही रुको, मेरे घर के इस कोने वाले कमरे में सो जाओ। वहां एक पुरानी गीता रखी है, उसे अपने सिरहाने रख लेना। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ तुम यहाँ से निकल जाना। समीर के पास कोई और रास्ता नहीं था। काका ने उसे एक छोटा सा कमरा दिखाया जिसमें एक पुरानी खाट बिछी थी। कमरे की दीवारें सीलन भरी थीं और वहां एक पुरानी गंध थी, जैसे बरसों से वहां कोई न रहा हो। सो जाओ बेटा, घबराना मत, मैं बाहर ही बैठा हूँ, कल सुबह सब ठीक हो जाएगा। समीर खाट पर लेट गया। उसने अपनी आंखें बंद कीं, लेकिन उसके कानों में सोमेश की वो आखिरी बात गूंज रही थी। उसे महसूस हुआ कि कमरे की बाहर वाली खिड़की पर कोई अपनी उंगलियां रगड़ रहा है। खुरचने की आवाज, खुर्र खुर्र, जैसे कोई अंदर आने का रास्ता ढूंढ रहा हो। लेकिन काका के भरोसे पर उसने अपनी आंखें जोर से मींच लीं। उसे पता नहीं था कि यह सुबह उसकी जिंदगी की सबसे अजीब सुबह होने वाली थी। रात भर समीर को सपने में नीली बिजलियां और सोमेश का सफेद चेहरा दिखाई देता रहा।
उसे ऐसा लगता रहा जैसे कोई उसके कमरे की दीवारों को बाहर से थपथपा रहा है, लेकिन डर और थकान के कारण उसकी आंख लग गई। जब उसकी नींद खुली तो कमरे के अंदर सूरज की मध्यम रोशनी आ रही थी। समीर ने राहत की सांस ली कि वह रात बीत गई। समीर खाट से उठता है। कमरा बहुत ही पुराना और जर्जर लग रहा है। चारों तरफ धूल की एक मोटी परत जमा थी। शुक्र है बे भगवान का सुबह हो गई। काका, रामू काका, आप जाग गए क्या? कमरे में कोई जवाब नहीं मिला। समीर उठा और कमरे का दरवाजा खोला। उसे उम्मीद थी कि बाहर रामू काका अपनी लालटेन बुझाकर चाय बना रहे होंगे या आंगन में बैठे होंगे, लेकिन जैसे ही उसने पैर बाहर रखा, समीर उस कमरे में जाता है जहां रात को रामू काका बैठे थे। वहां का नजारा देखकर समीर की चीख निकल जाती है। ये क्या है? काका, आप कहाँ हैं? जिस खाट पर रामू काका के सोने की बात थी, वहां किसी इंसान के होने का नामो निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे इस घर में दशकों से कोई कदम भी न रखा हो। नहीं, ये नहीं हो सकता। कल रात तो मैं यहीं था। काका ने मुझे पानी पिलाया था। उन्होंने मुझसे बात की थी। क्या वो भी कोई साया थे? समीर का दिमाग सुन्न हो गया। वह पागलों की तरह घर से बाहर निकला। उसने सोचा कि शायद काका बाहर किसी पड़ोसी से बात कर रहे होंगे, लेकिन जैसे ही वह घर के मुख्य द्वार से बाहर निकला, उसके सामने का नजारा किसी डरावनी फिल्म से भी बदतर था। पूरा गांव वीरान और जला हुआ दिख रहा है। गलियों में कोई इंसान नहीं है। हर तरफ सूखापन और सन्नाटा है। कोई है? रामू काका, सोमेश, कोई तो बोलो। क्या ये सब मेरा वहम है? पूरा नीम खेड़ा गांव राख के ढेर जैसा लग रहा था। कल रात जिन घरों की खिड़कियों से दियों की रोशनी आ रही थी, आज उन घरों की छतें गिरी हुई थीं। गलियों के बीचों बीच जो खेत लहलहा रहे थे, वहां की फसलें काली पड़कर जमीन पर बिछी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पूरे गांव पर तेजाब डाल दिया हो। मैं किससे बात कर रहा था? वो बुजुर्ग, वो नौजवान, वो सब कौन थे? क्या मैं 3 दिनों से मुर्दों के शहर में रह रहा था? समीर लड़खड़ाते हुए गांव के उस मुख्य चौराहे की तरफ बढ़ा जहां उसने पहले दिन लोगों को बैठे देखा था। वहां पीपल का वो विशाल पेड़ खड़ा था, लेकिन अब उसकी एक भी पत्ती हरी नहीं थी। पेड़ पूरी तरह सूख चुका था और उसकी टहनियां किसी कंकाल की उंगलियों जैसी लग रही थीं। पेड़ के नीचे वही मिट्टी का बोर्ड पड़ा था जिसे समीर ने पहले नहीं देखा था। उस पर धुंधले अक्षरों में कुछ लिखा है। नीमखेड़ा राजकीय शोक, 14 अप्रैल 2024। बिजली के भीषण शॉर्ट सर्किट से पूरा गांव राख में तब्दील हो गया। हादसे में गांव के 112 निवासी मारे गए। समीर के हाथ कांपने लगे और बोर्ड उसके हाथ से छूट गया। 112 निवासी यानी रामू काका, वो कोई भी जिंदा नहीं बचा था। सब उसी रात खत्म हो गए थे जब सोमेश के घर पर वो खंभा गिरा था। ये पूरा गांव सिर्फ एक याद थी, एक प्रेत छाया जो सोमेश के दुख और गुस्से ने बांध कर रखी थी। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मुझे क्यों बुलाया गया? क्योंकि आप आखिरी उम्मीद थे साहब, उस इंसाफ की जो हमें कभी नहीं मिला। समीर ने मुड़कर देखा। उसे एहसास हुआ कि गांव खाली नहीं था, बल्कि रूहें अब अपना असली रूप दिखा रही थीं। डर के मारे समीर का दम घुटने लगा। उसे लगा कि जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक रही है। भूख, प्यास और उस भयानक सच के बोझ से समीर का शरीर जवाब दे गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। बचाओ, कोई तो। समीर वहीं उस सूखे पीपल के नीचे बेहोश होकर गिर पड़ा। पूरा वीरान गांव एक बार फिर उस नीली बिजली की गड़गड़ाहट से कांप उठा, जैसे सोमेश अब भी अपना बदला पूरा करने का इंतजार कर रहा हो। समीर की आंखें खुलती हैं तो वो देखता है एक छोटी सी कुटिया और एक साधु धूनी रमाए बैठे हैं। घबराओ मत बेटा, तुम अब सुरक्षित हो। यम के द्वार से लौट आए हो, पर तुम्हारी आत्मा अभी भी वहीं नीम खेड़ा की गलियों में भटक रही है। पर उसका सिर अभी भी भारी था। उसने चारों तरफ देखा। वहां सोमेश नहीं था, न ही वह जला हुआ गांव। वहां सिर्फ शांति थी। महाराज,
मैं यहाँ कैसे आया? और वो गांव, वहाँ सब लोग, वो सब अचानक गायब हो गए। रामू काका का घर खंडहर बन गया। मैं किससे बात कर रहा था? तुम उन यादों से बात कर रहे थे बेटा, जिन्हें वक्त ने भुला दिया पर कुदरत ने नहीं। नीम खेड़ा अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं है। वह एक प्रेत लोक बन चुका है, जो हर रात फिर से जिंदा होता है और सुबह होते ही राख बन जाता है। पर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैं तो सिर्फ अपना काम करने गया था। सोमेश ने मुझे ही क्यों चुना? क्योंकि तुम उस सरकारी तंत्र का चेहरा बनकर वहां गए थे, जिसने 2 साल पहले उनकी मदद की पुकार नहीं सुनी थी। सोमेश कोई दुष्ट आत्मा नहीं है बेटा, वह एक अधूरा न्याय है। जब वह बिजली का खंभा गिरा तो सोमेश ने घंटों तक बिजली विभाग के दफ्तर में फोन किया था, लेकिन वहां बैठे अधिकारियों ने उसे मामूली खराबी समझकर अनदेखा कर दिया। उसकी मां उसकी बाहों में तड़पकर मर गई। तो क्या वह मुझे मारना चाहता था? नहीं, अगर वह तुम्हें मारना चाहता तो तुम पहले ही दिन कुएं में समा चुके होते। वह तुम्हें उस दर्द का गवाह बनाना चाहता था। वह चाहता था कि कोई तो ऐसा इंसान हो जो शहर जाकर दुनिया को बताए कि नीम खेड़ा के लोग मरे नहीं थे, उन्हें व्यवस्था ने मार दिया था। रामू काका और बाकी गांव वाले, वो सब सोमेश के दुख के कैदी हैं। जब तक सोमेश को शांति नहीं मिलेगी, पूरा गांव हर रात उसी हादसे को दोहराता रहेगा। महाराज, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो बहुत छोटा इंसान हूँ। बेटा, कभी कभी सिर्फ सच को स्वीकार कर लेना ही सबसे बड़ी पूजा होती है। सोमेश ने तुम्हें छोड़ दिया क्योंकि तुमने उसे एक इंसान की तरह देखा। तुमने उसकी मदद करने की कोशिश की, भले ही वह मर चुका था। तुम्हारी उस छोटी सी करुणा ने उसे एक पल के लिए शांत कर दिया। लेकिन अब तुम यहाँ से चले जाओ। पर मैं वापस कैसे जाऊंगा? इस कुटिया के पीछे एक छोटी पगडंडी है जो सीधे मुख्य सड़क पर निकलती है। वहां से तुम्हें शहर जाने वाली बस मिल जाएगी। याद रखना समीर, इस गांव की मिट्टी या कोई भी याद अपने साथ मत ले जाना। और सबसे जरूरी बात, आज के बाद कभी भी नीम खेड़ा की तरफ मुड़कर मत देखना। अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा तो सोमेश की पुकार तुम्हें फिर से खींच लेगी। महाराज, क्या सोमेश को कभी मुक्ति मिलेगी? मुक्ति? मुक्ति तो केवल क्षमा से मिलती है बेटा। जिस दिन उस गांव का कोई जीवित अधिकारी वहां जाकर अपनी गलती मान लेगा, शायद उस दिन वो नीली बिजली शांत हो जाए। पर तब तक नीम खेड़ा एक श्राप बनकर भटकता रहेगा। उसे ऐसा लगा जैसे उसके कंधों से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। वह कुटिया से बाहर निकला। बाहर सूरज पूरी चमक के साथ चमक रहा था, पर नीम खेड़ा की घाटी अभी भी कोहरे की एक मोटी चादर में लिपटी हुई थी। समीर उस पगडंडी पर चलने लगा। उसके मन में एक अजीब सी कश्मकश थी। एक तरफ अपनी जान बचने की खुशी और दूसरी तरफ एक पूरे गांव के खत्म होने का गहरा दुख। समीर चला गया, पर नीम खेड़ा की वो कहानी अब उसके साथ हमेशा के लिए जुड़ गई थी। रात के सन्नाटे में जब भी कहीं बिजली कड़कती है, समीर को आज भी वो ठंडी फुसफुसाहट सुनाई देती है। और नीम खेड़ा, वह गांव आज भी वहीं है, सूरज ढलने का इंतजार करता हुआ, ताकि एक बार फिर वह नीली रोशनी में नहा सके और सोमेश फिर से किसी मुसाफिर की तलाश कर सके।